नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 और कक्षा 11 के कोर्स का रक्त और रक्त परिसंचरण चैप्टर को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। पहले हम रक्त के बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम रक्त की बात करते हैं तो रक्त को हम रुधिर भी कह सकते हैं, ब्लड भी कहा जा सकता है। अगर हम शाब्दिक परिभाषा रक्त का दें तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम सीधी सीधी अगर कोई पूछता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अगर हम इसके सांद्रता की बात करें, ठीक है, तो ये हल्का सा क्षारीय होता है, यानी इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी हल्का क्षारीय होता है। और यह कुल शरीर का, यानी कितने का, कुल शरीर का लगभग 7 से 8% भाग पाया जाता है। यानी कि यदि अपने शरीर का भार जो है 50 किलो है, किसी व्यक्ति के शरीर का भार 50 किलो है, तो वह लगभग उसमें 4 लीटर खून होना चाहिए। 7 से 3.5 से 4.5 लीटर खून होना चाहिए। अगर हम इसके बात करें तो भाग की, तो रक्त में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पस्किल्स यानी रुधिर कणिकाएं। ब्लड कार्पस्किल्स या रुधिर कणिकाएं। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा कुल रक्त का 55 से 60% भाग बनाता है। 55 से 60% भाग बनाता है। इसका कलर हल्का सा पीला होता है, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट, जितने भी शुगर यानी कार्बनिक, अकार्बनिक और हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी एंटीबॉडी, ये सभी जो है इसी प्लाज्मा में घुले रहते हैं। अर्थात प्लाज्मा रक्त का कुल 55 से 60% भाग बनाता है। अब हम ब्लड कार्पस्किल्स की बात करें तो ब्लड कार्पस्किल्स ये 40 से 45% भाग बनाता है। कुल रक्त का 40 से 45% भाग बनाता है। अगर हम ब्लड कार्पस्किल्स में तो ये देखें तो 2 प्रकार, मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं। एक तो आरबीसी, जिसे रेड ब्लड कार्पस्किल्स कहते हैं, और दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पस्किल्स कहते हैं। सेल भी कह सकते हैं, लेकिन उसे कार्पस्किल्स कहा जाता है। और यदि हम डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा एग्रेनुलोसाइट। अब यहीं पर अगर हम 3 प्रकार की बात करें तो ये थ्रोम्बोसाइट भी है। थ्रोम्बोसाइट यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स, लेकिन मुख्य रूप से ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि रक्त का थक्का जमाने वाली ब्लड प्लेटलेट्स।
ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की इस्नोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। एक ग्रेनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। हम एक एक करके देखते हैं। तो प्लाज्मा, रक्त के 2 भाग, एक तो प्लाज्मा, दूसरा ब्लड कार्पस्किल्स। ब्लड कार्पस्किल्स 40 से 45% भाग बनाता है। ब्लड कार्पस्किल्स में मुख्य रूप से 2 यानी 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। एक तो आरबीसी जिसे हम रेड ब्लड कार्पस्किल्स कहते हैं, दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पस्किल्स कहते हैं, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। अब हम रेड ब्लड कार्पस्किल्स की बात कर रहे हैं। तो रेड ब्लड कार्पस्किल्स मुख्य रूप से अस्थि मज्जा या बोन मेरो में उत्पन्न होता है। यानी इसकी उत्पत्ति, बोन मेरो क्या है? बड़ी अस्थियों के बीच जो खाली स्थान पाया जाता है हमारी, उसे हम बोन मेरो या अस्थि मज्जा कहते हैं। प्रारंभ में इनमें सभी चीजें होती हैं, लेकिन बाद में केंद्रक समाप्त हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी समाप्त हो जाती है और इस तरह से ये केंद्रक विहीन होती है। इनका जीवन काल करें तो हम 120 से 127 दिन का होता है। 120 और इनकी संख्या जो है पर क्यूबिक मिलीमीटर लगभग 54 लाख होती है। कितनी? 54 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 54 लाख इनकी संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर। अगर इनको नष्ट होना होता है, यानी कि इनके नष्ट होने की प्रक्रिया को हम हीमोलाइसिस कहते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है व्यक्ति में तो उसे हम ब्लड रक्ताल्पता या जो है इसे हम रक्ताल्पता कहते हैं। यानी कि आरबीसी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण जो रोग होता है उसे हम रक्ताल्पता कहते हैं, या एनीमिया भी उसे कह सकते हैं। अब व्हाइट ब्लड कार्पस्किल्स की बात करें तो व्हाइट ब्लड पर कुछ तो जो है इनकी संख्या के इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए ये लाल दिखाई देती हैं। और हीमोग्लोबिन 2 प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने हुए होते हैं। हीम एक लोहा है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये कॉन्जुगेटेड या यूं कह सकते हैं संयुक्त जो है प्रोटीन होते हैं। तो इस आधार पर व्हाइट ब्लड कार्पस्किल्स में यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके कारण ये सफेद दिखाई देती हैं या रंगहीन कह सकते हैं दिखाई देती हैं। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन तक होता है और ये जो है प्रति घन मिलीमीटर 9000 पाई जाते हैं। इस तरह से आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात लगभग 600 अनुपाते 1 का होता है। तो इस तरह से जितना आरबीसी होता है उसका एक अनुपात जो है डब्ल्यूबीसी होता है। 2 प्रकार की होती है, एक तो ग्रेनुलोसाइट, दूसरा ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार की होती हैं। एक तो इओसिनोफिल यानी कि ये कलर पदार्थ इओसिन के द्वारा कलर की जाती हैं। न्यूट्रोफिल ये न्यूट्रल यानी कि इनका पीएच मान 7 होता है। बेसोफिल ये बेसिक नेचर की होती हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है इओसिनोफिल की संख्या 2 से 5% पाई जाती है, इनकी संख्या 3 से 5% पाई जाती है। बेसोफिल की संख्या जो है 40 से 60% पाई जाती है। काम इनका जो है शरीर को
इम्यून पावर यानी शरीर को बाहरी जीवाणुओं से सुरक्षा करना होता है। अब हम ग्रेनुलोसाइट की बात करें। ये इनमें एक मोनो न्यूक्लियस होते हैं, इनमें कई न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस इसमें लोब में पाए जाते हैं, कई लोब होते हैं, लेकिन इसमें मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में मोनो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। मोनोसाइट ये सबसे बड़ी ब्लड सेल है। मोनोसाइट का काम आप जानते हैं, ये भ्रमणशील होती हैं और शरीर में पहुंचने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं को। मोनोसाइट ये इनका केंद्रक बड़ा यानी कि सबसे बड़ी रुधिर कणिकाएं होती हैं और इनका काम जो है, चूंकि भ्रमणशील होती है इसलिए ये बाहरी जीवाणुओं को के भक्षण का काम करती हैं। लिम्फोसाइट शरीर को बाहरी जीवाणुओं से सीधे रक्षा नहीं करती है, यह शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं, मोनोक्लोनल, डाइक्लोनल, पेंटाक्लोनल। इस आधार पे एंटीबॉडी का निर्माण होता है। वो एंटीबॉडी बाहरी जीवाणुओं के प्रोटीन यानी एंटीजन को कैप्चर करके उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स इसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट की संख्या लगभग 2.5 लाख होती है प्रति घन मिलीमीटर और इनका कार्य कहीं कट जाने पर शरीर में थक्का यानी कि ब्लड का थक्का बना करके रक्त संचरण को या रक्त प्रवाह को रोकने का काम करते हैं, रक्त के बहने से को रोकने का काम करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रक्त एक बहुत ही उपयोगी भ्रमणशील यौगिक है और इसे हम कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक कह सकते हैं। क्योंकि इसमें तमाम कोशिकाएं सम्मिलित रूप से पाई जाती है, इसलिए इसे ऊतक कहा जा सकता है। अब कार्य की बात करेंगे। कार्य तो आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन का प्रवाह करना है, प्लाज्मा का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड और तत्वों को जो है शरीर तक पहुंचाना है, शरीर का टेम्परेचर नियमित करना, तापमान नियमित करना या जो है परासरण क्रिया नियमित करना, शरीर को जो है बाहरी जीवाणुओं से रक्षा करना, शरीर को निराविष करना यानी कि विषहीन पदार्थों को बाहर करना, ये सभी कार्य ब्लड के हो सकते हैं। तो इस तरह से बहुत तेज नहीं पढ़ाया हूँ, धीमे पढ़ाया हूँ, इसको नोट कर सकते हैं आप ग्राफ बना करके। धन्यवाद।